सो डोडेनम में अब सारा का सारा खाना जो स्टमक से पार्शियली डाइजेस्ट होकर डोडेनम में पहुंचा और डोडेनम के अंदर उसका आगे एंजाइमेटिक डाइजेशन होना। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, देखने में हमें मालूम लगता है कि जो ये जो एरिया विच इज हाईलाइटेड, दिस इज द एरिया ऑफ द स्टमक। फाइनल एरिया है स्टमक का पाइलोरिक पार्ट। अब पाइलोरिक पार्ट से जो मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फ्रॉम दिस पार्ट, पाइलोरिक से इस चीज को होना है इस नेक्स्ट वाले पार्ट में। दिस नेक्स्ट वाला पार्ट इज डुओडेनम। अब यहाँ पर हमने इंटेस्टाइन में डुओडेनम को स्टडी किया। डुओडेनम के अंदर चीजें जाती है और हमें यहाँ पे अच्छे से मालूम होता है बेटा कि डुओडेनम के अंदर इंटेस्टाइनल, पेनक्रियाटिक एंड लिवर, इन तीनों का सिक्रेशन डुओडेनम के अंदर ही मिलता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इट, एंड लेट्स सी। यहाँ से हमें जो ये स्ट्रक्चर मिला, ये अपने को डुओडेनम देखने को मिला। डुओडेनम के बाद, डुओडेनम के अंदर डाइजेशन के बाद ये जाएगा यहाँ पे जेजुनम में, और जेजुनम के बाद जाएगा ये इलियम के अंदर। अगर इस तरीके से डाइजेशंस होती रहेंगी, हम लोग यहाँ पे चीज़ों को क्लैरिफाई करते रहेंगे। लेट्स सी इनसाइड किस तरीके से ये डुओडेनम के अंदर दिखता है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर आप इंटरनल एरिया के को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है बेटा अंदर से देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। हमें मालूम था इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल की फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं, और इन फिंगर लाइक फोल्डिंग्स के लिए हम नाम देते हैं विलाई। तो यहाँ पर हम लोगों को जो देखने में चीज दिखाई दे रही है विलाई, और विलाई के अंदर यहाँ पे आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके पास वॉयलेट पर्पलिश कलर के वेन्स एंड रेड कलर में आपके पास ऑक्सीजनेटेड आर्टरीज। इसके बीच में जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, द व्हाइट कलर स्ट्रक्चर विच इज प्रैक्टिकली विजिबल अप हियर, दिस स्ट्रक्चर जिसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को हम टर्म करते हैं लैक्टियल्स। तो इसी बात का अगर हम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो आपको ये वाला पोर्शन जो है ये हमें दिखाई देता है लैक्टियल, ये वाला पोर्शन यहाँ पर होता है आर्टरीज, ये वाला पोर्शन होता है वेन्स। अगर हम इसके अंदर आगे देखते हैं, जब आप विलाई के इंटीरियर, दो विलाई के बीच वाले इलाके में देखते हैं तो यहाँ पे ये एंड नहीं होता है। इनफैक्ट ये गड्ढे की तरह नीचे मूव करता है, एक गड्ढे, एक लंबा छुपा हुआ गड्ढे की तरह मूव करता है, और इसका नाम अकॉर्डिंगली दिया गया क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोहन। बेटा क्रिप्ट इज एनीथिंग, क्रिप्ट का मतलब अगर आपके पास बायो में कभी वर्ड आता है क्रिप्ट, तो क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हिडन। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि इनसाइड द इंटेस्टाइन बिटवीन द विलाई देयर आर हिडन स्पेसेस, एंड दीज हिडन स्पेसेस आर टर्म्ड एज क्रिप्ट। तो क्रिप्ट एक म्यूकोजा का ही पार्ट है, और इस क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जिन ग्लैंड्स ने सिक्रीशंस ऐसे करेंगे जो इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन में प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। आप इस क्रिप्ट की बात देखें, पार्ट तो क्रिप्ट ये लिबर कोहन म्यूकोजा का पार्ट है, और इसके अंदर ग्लैंड्स थे। तो लेट्स सी व्हिच आर द टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर स्पेसिफिकली फाउंड इन द क्रिप्ट। इनसाइड द क्रिप्ट आपके पास जो यहाँ पे सेल्स की नेम्स मेंशन्ड है, दीज आर द डिफरेंट सेल्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ये आर एंटेरोसाइट्स। बेटा इससे पहले वाली क्लासेस में हमने एक वर्ड स्टडी किया है, अगर आपको कभी भी वर्ड आता है गैस्ट्रिक, कभी भी पढ़ने को मिलता है, गैस्ट्रिक इज एनीथिंग रिलेटेड टू स्टमक। एग्जांपल देखो, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रिक वर्ड आया, गैस्ट्रो से रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू स्टमक। और अगर वर्ड आता है आपके पास एंटेरो, तो एंटेरो एक वर्ड होता है जो किस चीज से जुड़ा होता है, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के सेल्स, नेक्स्ट वर्ड साइट्स, वर्ड आपके पास है साइट, एंड साइट का मतलब होता है सेल्स। तो एंटेरोसाइट्स, सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइन के मेन सेल्स हैं उनको हम एंटेरोसाइट्स टर्म करते हैं, और ये एंटेरोसाइट्स इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं, यानी इंटेस्टाइन के अंदर बनने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो रिलीज कौन कर रहे हैं, एंटेरोसाइट्स। और इंटेस्टाइनल जूस के लिए बेटा नाम दिया जाता है सक्कस एंटेरिकस। इस फिगर के अंदर जो यहाँ पे आपको कॉलमनर सेल्स माइक्रोविलाई के साथ दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स यहाँ के साथ साथ इस पूरी की पूरी लाइनिंग में भी मिलेंगे, और एंटेरोसाइट्स के अलावा हमें और कौन सी चीजें मिलेंगी, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है एंडोक्राइन सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जिनका एंडोक्राइनल फंक्शन है और जो काम वो किसके अंदर मिल रहे हैं, हमें इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे 3 टाइप के सेल्स आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं, ऑब्जर्व कीजिए। पहला है सेल्स, इंटेस्टाइन के म्यूकोजा के अंदर है, और बेटा ये सिक्रीट करेगा सिक्रीटिन हार्मोन।
हम ये इंडिविजुअल अभी हार्मोन्स का नाम पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बाद में एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम देखेंगे कौन सा हार्मोन कहाँ से निकला और किस हार्मोन ने क्या एक्टिविटी करी। मीनवाइल अब आपको याद करना है कि जो एस सेल्स हैं ये सिक्रीटिन बना रहे हैं और दे आर फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट सी के सेल्स ये रिलीज करते हैं कोलेकोसिस्टोकाइनिन, कोलेको सिस्टो सी एंड के फॉर काइनिन, कोलेकोसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट इज द लास्ट के सेल्स, ये स्पेशलाइज सेल्स हैं, इनका मेंशन एनसीईआरटी में नहीं है बट ये सिक्रीट करते हैं जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अंडरस्टैंड, एक समझने वाली बात यह है कि आप ये सब चीजें प्रिडोमिनेंटली लिबर कोहन, क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन में देख रहे हैं और क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन में नेक्स्ट अपने को सेल्स मिल रहे हैं, दे आर पैनेट सेल्स। पैनेट सेल्स इंटेस्टाइन की जो डीप क्रिविसेस के अंदर मिल रहे हैं, ये पैनेट सेल्स का काम क्या है, ये ऐसी चीजों को सिक्रीट करेंगे जो चीजें प्रैक्टिकली क्या काम कर रही हैं, जो चीजें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो कर रही है। यानी एंटी बैक्टीरियल पेप्टाइड्स, मेरे पास ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स जो बैक्टीरिया को किल करने का काम कर सकते हैं, ऐसे पेप्टाइड्स यानी ऐसे प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस व्हिच कैन किल द बैक्टीरिया, हेंस कॉल्ड एज एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड्स। दीज आर एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट द गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं पूरे के पूरे इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। अब स्टार्ट कीजिए बकल कैविटी से टिल द एनस, हर जगह आपको ये गॉबलेट सेल्स मिलेंगे। स्टमक में भी हमने इनको म्यूकस नेक सेल्स का नाम दिया था, इनका काम था म्यूकस को सिक्रीट करना, उसी तरीके से इनको गॉबलेट सेल्स बोल दीजिए, इनका काम है अगेन म्यूकस को सिक्रीट करना। सी इंटेस्टाइन का वॉल बेटा एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन यानी जिंदा सेल्स का है, और जो एंजाइम्स हम लोग बना रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ये एंजाइम्स बहुत स्ट्रांग है। इन एंजाइम्स के पास फुल कैपेबिलिटी है कि ये एंजाइम्स खाने के साथ साथ सेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेल की मेम्ब्रेन्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्यों? सेल की मेम्ब्रेन देखिए लिपिड की है, और एक एंजाइम अगर लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला है तो क्या मेम्ब्रेन को इश्यू क्रिएट कर सकता है? क्या वो सेल अगर जिंदा सेल उसको मिल गया तो उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है? डेफिनेटली यस। एग्जैक्टली आप ऐसे भी सोच सकते हैं, खाना खाते वक्त अगर कोई इंडिविजुअल नॉन वेजिटेरियन चिकन खाता है तो चिकन के साथ क्या वो एनिमल सेल्स कंज्यूम कर रहा है? या क्या एनिमल सेल्स ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट हो सकते हैं? यस। दैट मीन्स एंजाइम्स जो हमारे पास चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहा है, चाहे स्टमक में बन रहा है, चाहे कहीं पर भी बन रहा है, वो एंजाइम्स कंप्लीटली कैपेबल है हमारी बॉडी के या खाने के अंदर सिचुएटेड सेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए। सो हमें स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन इन दोनों के अंदर ऐसी कवरिंग देना है जो कवरिंग बना है म्यूकस का, जो क्या करेगा आपके बॉडी के सेल्स को कोरोसिव एक्शन ऑफ एंजाइम से बचाएगा। कोरोसिव एक्शन यानी एक ऐसा एक्शन जो आपकी बॉडी के सेल्स को खराब कर सकता है। इसके साथ साथ म्यूकोजा में मिलने वाले ग्लैंड्स तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए स्टडी कर लिया, अब हमें सब म्यूकोजा में मिलने वाले ग्लैंड्स को भी देख लेना चाहिए। इनको कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, और ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या काम करते हैं? म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। ओके तो बेटा हम लोग जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब इस स्ट्रक्चर का रेलेवेंस देखना है, यानी ये जो एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं कैसे डाइजेशन करते हैं। इस बात को स्टार्ट करने से पहले हमें ना ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डूडेनम पार्ट है स्पेसिफिकली, वो पेनक्रियास से भी अपना सिक्रेशन लेता है, वो लिवर से भी लेता है, और ऑब्वियसली इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स को सिक्रेशन देंगे। अब यहाँ पे एक एंजाइम नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल एंजाइम्स हैं। कुछ लिवर से आ रहे हैं, लिवर से एंजाइम्स नहीं आ रहे, सॉरी पेनक्रियास से एंजाइम्स आ रहे हैं, लिवर से उसका सिक्रेशन आ रहा है, इंटेस्टाइन से एंजाइम आ रहे हैं, और ये सारी कंपोजिट मिक्सचर फाइनली फूड पे एक्ट करना चाहते हैं। लेकिन किस मैनर में, कौन पहले करेगा? क्या इंटेस्टाइन पहले करेगा या पेनक्रियास पहले करेगा? ये बात हमें समझनी है। हम कहते हैं कि जो इंटेस्टाइन ने रिसीव किया पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स स्टमक में। अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं डाइजेस्ट हुए थे, कार्बोहाइड्रेट्स वर डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ सलाइवरी अमाइलेज फ्रॉम द बकल कैविटी, बट स्टमक में प्रोटीन्स तो डाइजेस्ट हुए थे। स्टमक के अंदर लिपिड्स अभी डाइजेस्ट नहीं स्टार्ट हुआ है, अब आपके पास न्यूक्लियस एसिड स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो इंटेस्टाइन ने जो स्टमक से चीजें रिलीज करी है यानी काइम रिलीज किया है, उसमें पार्शियली डाइजेस्टेड अप टू 30% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब इनके ऊपर जैसे डूडेनम के अंदर रिलीज किया जाता है काइम को, तो इसके ऊपर एक्टिविटी होगी, और एक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, हम इसको टर्म करते हैं स्टेप 1। हमें बात समझनी चाहिए कि ये पूरा प्रोसेस मल्टी स्टेप रिएक्शन है। दैट मीन एक ही साथ सब कुछ काम नहीं होगा, पहले पैनक्रियास काम करेंगे और बाइल जूस का, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, ये दोनों मिलकर एक्टिविटी शो करेगा, यानी स्टेप 1। और इनसे
डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर नेक्स्ट इंटेस्टाइनल जूस काम करेगा, और इंटेस्टाइनल जूस इन प्रोडक्ट्स पे जब काम करेगा तो फाइनली आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुके हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स अब जिनको बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। सो आफ्टर द फाइनल स्टेप टू, step 2, after the action of the intestinal enzymes, products formed can be absorbed. So let's see. सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की बात करते हैं। सी बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, याद रखना है क्योंकि पहला चैप्टर आपका है, आपको बेसिक से स्टडी करना है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम यूजुअली वर्ड यूज करते हैं सैकराइड्स, जिसका मतलब होता है शुगर्स। कोई भी कंपाउंड जो हमें नेचुरली मिलता है, ये कंपाउंड पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर मिलता है। पॉलीमेरिक फॉर्म दैट मीन्स वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में मिलता है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीमेरिक फॉर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं तो देखने में हमें स्टार्च मिलता है। एग्जाम्पल कहाँ से मिला? हमें प्लांट में से मिला। सेल्यूलोज हमें प्लांट्स में मिला। ह्यूमन बॉडी, अगर कोई भी एनिमल बॉडी स्टोर करेगी अपने आप के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करेगी। इसका मतलब ये है, ये लंबे लंबे पॉलीमर्स। और अगर इन पॉलीमर्स को बनाने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से मोनोमर्स हैं, यानी ये पॉलीमर्स किस मोनोमर से बनते हैं, तो ये गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉलीमर्स हैं। इतना समझ आए? तो बेटा पॉलीमर्स बेसिकली वर्ड है, क्योंकि सैकराइड वर्ड शुगर के लिए, तो पॉलीमर से आया, सैकराइड शुगर के लिए, तो पॉलीसैकराइड्स आर पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स एंड मोनोसैकराइड्स आर मोनोमेरिक्स। इतना डन। यहाँ पे एक चीज हमारे लिए रेलेवेंट है कि अगर एक से ज्यादा यानी दो मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़ जाते हैं, यानी टू मोनोसैकराइड्स इफ जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड डाइसैकराइड। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखिए। डाइसैकराइड्स का एग्जांपल और इसकी कॉम्पोजिशन हमें याद करना है। सबसे पहले डाइसैकराइड जो हमारे रेलेवेंस के लिए वो है माल्टोज। माल्टोज बना रहा है ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी दो ग्लूकोज के मोनोमर आपस में आके जुड़ गए, उन्होंने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया और जो कंपाउंड बना दैट इज माल्टोज। नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज बनाने के लिए गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। बेटा इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन कैसी थी, क्या बॉन्ड्स थे, किन किन कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बने, ये हम स्टडी करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। अगर अभी के लिए आपको समझना है तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कीजिए कि माल्टोज किसका बना है, याद करना है आपको। दूसरा लैक्टोज किसका बना है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और फाइनली जो सुक्रोज है वो बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। याद रखिए गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज ये सब क्या है, ये सब मोनोसैकराइड्स थे। अब यहाँ पे एक और एक दो मोनोसैकराइड से मिलकर कंपाउंड बना है, ये क्या कंपाउंड है, डाइसैकराइड। तो लेट्स सी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता कैसे है। अगर केमिकल स्ट्रक्चर समझ आ गया तो डाइजेशन समझना 1 मिनट का काम। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन के लिए अब इंटेस्टाइन के अंदर जब हमने स्टमक और माउथ बकल कैविटी से आते हुए सब्सटेंसेस देखे, दे वर ओनली 30% डाइजेस्टेड, यानी 70% ऑफ the carbohydrates that you are consuming are still undigested. That means polysaccharides can be found in the undigested area, undigested diet. So this polysaccharides, step 1, सबसे पहले कौन काम करेगा, इनके ऊपर पेनक्रियाज करेंगे, और पेनक्रियाज से निकलने वाला पेनक्रियाटिक अमाइलेज। हमें मालूम है अमाइलेज किसके ऊपर काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के। पेनक्रियाटिक अमाइलेज के लिए बेटा दूसरा नाम दिया जाता है अमाइलोप्सिन। इट इज अ रेलेवेंट क्वेश्चन। अमाइलोप्सिन ने काम किया और पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन कर दिया डाइसैकेराइड। और कौन कौन से डाइसैकेराइड अभी हमने पढ़े, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। अगर अब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर पेनक्रियाज तो काम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप 2 कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम यूज करेगा माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। यहाँ पे बेटा ऑब्जर्व करने वाली चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी आपको एंजाइम मिलता है ना तो उस अक्सर, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंजाइम के बैक साइड पे आपको वर्ड मिलता है एज। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। यहाँ पे ये वर्ड बता रहा है कि ये एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स किसने बनाए, स्मॉल इंटेस्टाइन से बने। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बने हुए एंजाइम्स माल्टोज को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, हमने याद किया है, एक ग्लूकोज और ग्लूकोज में। सुक्रोज को तोड़ेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, और लैक्टोज को तोड़ेंगे गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। हमें यहाँ पे एक और चीज याद करना है कि ये जो सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाला सुक्रेज है, इसके लिए एक नया नाम होता है, इसके लिए एक और नाम होता है, उसको हम कहते हैं इन्वर्टेज। सो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जितना पॉलीसैकेराइड फॉर्म आ रहा था वो तो हमने डाइजेस्ट कर लिया 70%। अब माउथ से आपके पास जो 30% डाइजेस्टेड फॉर्म था वो क्या था, यहाँ पे ऑब्जर्व करो।
माउथ से आपके पास जो 30% डाइजेस्ट माल्टोज तो था, तो दैट मीन्स इंटेस्टाइन में ये जो माल्टोज भी आया, ये भी माल्टेज के एक्शन से डाइजेस्ट हो जाएगा। और माल्टेज के एक्शन से बेटा दो चीज बनती हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा भी ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स तो डाइजेस्ट हुए। अब हमें डाइजेशन स्टडी करना है किसका? लिपिड्स का। लिपिड्स जो हैं उनको फैट एंड ऑयल दो कैटेगरीज देख सकते हैं। यानी लिपिड हमारे पास कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो वाटर में जनरली सॉल्युबल नहीं होता। तो लिपिड्स हमें जो अवेलेबल हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, वो फैट्स और ऑयल्स होते हैं। इन दोनों में बेटा फर्क अगेन क्या है? देखिए, ऑयल्स आर लिक्विड, फैट्स आर सॉलिड। फैट्स जमे हुए होते हैं और लिक्विड्स आपके पास लिक्विफाइड फॉर्म के अंदर जो होता है वो ऑयल्स है। तो जो लिपिड्स हैं बेटा, पहले इनका केमिकल स्ट्रक्चर समझें तो ही तो हमें क्या समझ आएगा इनका डाइजेशन का याद करा दूं मैं आपको। डाइजेशन का बेसिक मतलब ये है कि आप किसी भी कॉम्पोजिट चीज को छोटी छोटी चीजों में बांट दे रहे हो। यानी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर था और उस केमिकल स्ट्रक्चर को बाय एंजाइमेटिक एक्शन आई एम ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल थिंग्स। सो यहाँ पर लिपिड्स की हम पहले केमिकल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सी बेटा, लिपिड अगर उसका पॉलीमेरिक है, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखें, वो होता है ट्राइग्लिसराइड्स। क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। अब ये ट्राइग्लिसराइड जो चीज है, अगर इसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्शन होगा तो ये टूटेगा डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड। फोकस करने वाले वर्ड्स बेटा क्या है? यहाँ पे वर्ड है ट्राई, यहाँ पे है डाई, यहाँ पे है मोनो। दैट मीन्स यहाँ से 3 से 2 डाई, 2 से 1 मोनो। हमें डाइजेशन समझ आ रही है। अब मोनोग्लिसराइड्स को अगर आप और तोड़ते हैं तो मोनोग्लिसराइड टूटने के बाद क्या बनते हैं? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। दैट मीन्स फाइनली अगर बॉडी लिपिड का कोई चीज एब्जॉर्ब करेगी तो वो सबसे मिनिमम फॉर्म किसको एब्जॉर्ब करेगी? वो एब्जॉर्ब करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। समझिए, यानी सबसे मोनोमेरिक फॉर्म में अगर कोई चीज फाइनली लिपिड को क्रिएट करेगी, यानी लिपिड किस मोनोमर्स का बना होगा? तो वो बना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अंडरस्टूड? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डाइजेशन। देखिए बेटा, लिपिड्स जो चीज हैं उनको डाइजेस्ट तो करना है, तो लिपिड का बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट्स हैं। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद स्टमक में लिपिड्स गया, तो लिपिड्स क्या करते हैं? एक बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। अगर मुझे किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर केमिकल एक्शन कराना है, यानी एंजाइमेटिक एक्शन कराना है, तो मुझे उस स्ट्रक्चर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना होगा। आप समझिए इस बात को कि अगर आपने क्या किया, आपने एक रोटी खाई और रोटी को बिना चबाए अगर आप खा गए तो क्या डाइजेशन एफिशिएंट होगा? नहीं। उसी तरीके से अगर लिपिड्स जो हैं, आप पानी, एक ऑयल लीजिए और उसको पानी के अंदर डाल दो, तो ऑयल पानी के अंदर तो घुलेगा नहीं क्योंकि इमिसिबल है। तो क्या होगा? छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स ऑयल के होंगे वो आपस में आके जुड़ के एक बड़ा सा एक ग्लोब्यूल बनाएंगे, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे। क्या सेम चीज इंटेस्टाइन में हो सकती है? हाँ। अब जब मुझे इस लिपिड ड्रॉपलेट अगर ये मिला, तो बेटा अगर डायरेक्टली इसके ऊपर आप एंजाइम एक्टिविटी कराते हो तो काम नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली डाइजेशन का प्रोसेस, इसको ब्रेक डाउन का प्रोसेस इनएफिशिएंट हो जाएगा। हमें मालूम था स्टेप 1 में पैनक्रियाज और लिवर दोनों की सिक्रीशंस काम करती हैं। हमें यहाँ पे पता लगा कि फिनोमिना आपको लिपिड डाइजेशन का करना है, तो लिपिड डाइजेशन में सबसे पहले लिपिड ड्रॉपलेट को आप छोटी स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो। एक लार्जर लिपिड ड्रॉपलेट इज फिजिकली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स। माइंडेड, यहाँ पे केमिकल डाइजेशन नहीं है, यहाँ पे मैंने लार्ज को स्मॉल में बांट दिया और इस प्रोसेस को कहा इमल्सिफिकेशन। बेटा इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं। वंस दिस आपके पास जो एक लिपिड ड्रॉपलेट था, छोटा बड़ा लिपिड ड्रॉपलेट था, वो छोटे छोटे लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ। इस प्रोसेस से, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से सरफेस एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है? इनहैंस हो जाता है। अगर सरफेस एरिया हुआ एनहांस, दैट मीन्स एंजाइम की काम करने की जो कैपेबिलिटी होगी, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है? बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन व्हाट हैपेंस? सरफेस एरिया एनहांस फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। अब एंजाइम ने काम करेगा तो सबसे पहला स्टेप में हम देख ही रहे थे, तो लिवर और पैनक्रियास साथ में काम कर रहे हैं, तो स्टेप 1 हम यहाँ डिफाइन करते हैं। स्टेप 1 में लिवर ने काम किया और लिवर में एंजाइम जो लिपिड्स पे काम करेगा, एंजाइम का नाम होगा लाइपेज। लाइपेज का दूसरा नाम होता है स्टिएप्सिन। तो बेटा लाइपेज ने काम किया और इस कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट किया डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। ओके, और फिर जब ये दोनों कन्वर्ट हो चुके हैं,
अब मोनोग्लिसराइड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ना है, तो इसके लिए हम स्टेप 2 इंटेस्टाइन के एंजाइम्स का यूज करेंगे। नाम देखिए, इंटेस्टाइनल लाइपेज, जो केमिकली डाइग्लिसराइड पे काम करने वाले डाइग्लिसराइड डेज, ASE मतलब ब्रेक डाउन करने वाले, यानी डाइग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन करने वाले और मोनोग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन करने वाले। और फाइनली आफ्टर द प्रोसेस आपके पास जो चीज मिलेगी वो होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्या अब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है? डेफिनेटली। अब हम फाइनली मूव करेंगे टुवर्ड्स द प्रोटीन डाइजेशन। देखिए बेटा, प्रोटीन डाइजेशन जो था प्रिडोमिनेंटली स्टार्ट कहाँ हुआ? स्टमक के अंदर। स्टमक में पेप्सिन था और दूसरा था रेनिन। पेप्सिन और रेनिन ने डाइजेस्ट किया प्रोटीन्स को स्टमक में, और स्टमक में काइम के थ्रू पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, पार्शियली डाइजेस्ट हुए। ये पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन जो स्टमक में थे अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आए। तो एग्जैक्टली मैनर वही, तरीका वही। स्टेप 1 में पेनक्रियास काम करेगा और स्टेप 2 में इंटेस्टाइन के एंजाइम्स काम करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास ने प्रोटीन के लिए एंजाइम्स जो बनाएगा वो एंजाइम्स प्रो एंजाइम्स होते हैं। दैट मीन्स वो एक्टिवेटेड नहीं है। ह्यूमन बॉडी में अगर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर कोई एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो वो कभी भी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं बनता है, वो इनएक्टिवेटेड प्रो फॉर्म में बनता है। तो यहाँ हमने देखा प्रो एंजाइम्स। तो पेनक्रियास से बनने वाले प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिनोजन जो है वो पैनक्रियाटिक जूस के साथ इंटेस्टाइन में पहुंचा और इंटेस्टाइन के सेल्स ने रिलीज किया एंटेरोकाइनेज। इंटेस्टाइन के जो एंटेरोसाइट्स हैं उन्होंने रिलीज किया एंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन में। बस, और यहां से एक पूरी कहानी शुरू हुई। ट्रिप्सिन बना, और ये ट्रिप्सिन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिप्सिन कहता है कि अब मुझे एंटेरोकाइनेज की जरूरत नहीं है, और ये ट्रिप्सिन कहता है कि ये जो बचा हुआ काइमोट्रिप्सिनोजन है और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, यहां से देखिए ना, ये दो इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स है। इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स को ट्रिप्सिन कहता है कि मुझे एंटेरोकाइनेज की अब जरूरत नहीं, मैं एक बार एक्टिवेट हो गया तो चलेगा काम। तो इनके ऊपर ट्रिप्सिन ही काम करेगा और इनको एक्टिव फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यहां पे देखने में हमें पता लगता है कि आप ये तीन चीजों को ऑब्जर्व करो बेटा, ट्रिप्सिन को, काइमोट्रिप्सिन को और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों के तीनों आपके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जिन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो देखिए, स्टमक से जो आपके पास आया पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस आया, इसके ऊपर स्टेप 1 में पेनक्रियास के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स काम करेंगे और यहां से आपके पास जो चीज बनेगी डाइपेप्टाइड्स। हम ये केमिकल स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, डाइपेप्टाइड्स क्या होती है। डाइपेप्टाइड्स के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइपेप्टाइडेज काम करेगा और फाइनली कन्वर्ट कर देगा इन अ मोनोमेरिक फॉर्म, दैट इज द अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स को बॉडी आराम से इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यहां तक हमने स्टडी करी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन डाइजेशन। अभी एक और चीज मालूम बची, आपने खाना खाया और खाने के साथ क्या कभी आप न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम करते हैं? सोचिए, अगर आप प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड कोई भी चीज खा रहे हैं तो टेक्निकली क्या आप प्लांट्स के सेल ही तो खा रहे हैं, आप एनिमल्स के सेल ही तो खा रहे हैं। इनफैक्ट और सोच लीजिए, आप कोकोनट वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो बेसिकली द थिंग्स व्हाट यू आर कंज्यूमिंग इंक्लूड्स द न्यूक्लिक एसिड्स, द न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा आरएनए और डीएनए तो आप बिल्कुल कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको भी तो हमें डाइजेस्ट करना है। हमें पता है बाय केमिकल बेसिस न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। और जो डीएनए और आरएनए बेटा, लाइक ऑल द नेचुरली फाउंड केमिकल फॉर्म्स आर पॉलीमर्स। तो पॉलीमर है तो किसी ना किसी मोनोमर का बना होगा ना, तो वो जिस मोनोमर का बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। यानी जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जिन मोनोमर के बनते हैं उन मोनोमर्स को हम टर्म करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स आगे किस चीज का बना है? यानी एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए आपको चाहिए न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। हम समझते हैं ये कैसा है बेटा। न्यूक्लियोटाइड्स एक कंपोजिट मोनोमर्स हैं। अगर मैं इस न्यूक्लियोटाइड को भी देखूं तो न्यूक्लियोटाइड भी दो चीज का बना है, एक यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और उसके साथ जुड़ा हुआ फॉस्फेट। यानी अगर ये दोनों चीज होंगी, ये पूरा का पूरा क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप। तो ये मिला के क्या कहलाएगा आपको? न्यूक्लियोटाइड। तो अगर मैं इतने बड़े डीएनए को तोड़ता हूं तो मेरे पास बनता है मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड्स। मैं न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ता हूं तो मेरे पास बनता है फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है क्या इसको आगे भी तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल यस। कैसे? लेट्स सी। न्यूक्लिक एसिड को आपने
पेनक्रियाज, स्टेप 1 पेनक्रियाज की मदद से, पेनक्रियाज के न्यूक्लियस की मदद से अपने न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ दिया, समझ आ गया। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसको आगे तोड़ा जाता है न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट, हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। अब मुझे न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में तोड़ दिया गया, अब ये न्यूक्लियोटाइड की डाइजेशन कर दिया। बेटा यहाँ पे समझना कैसे जरूरी, ये वाला काम न्यूक्लियोटाइड तक टिल न्यूक्लियोटाइड तोड़ना, ये काम था न्यूक्लियस का जो बनाया पेनक्रियाज ने, यानी ये था स्टेप 1। अब हमें स्टेप 2 समझना है, तो स्टेप 2 में इंटेस्टाइन काम करता है। तो इंटेस्टाइन बनाता है न्यूक्लियोटाइड एज, यानी न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए मैंने न्यूक्लियोटाइड को लिया और तोड़ डाला, एक न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम न्यूक्लियोसाइड को भी आगे तोड़ सकते हैं? यस, न्यूक्लियोसाइड को आगे तोड़ने के लिए आपको चाहिए न्यूक्लियोसाइड एज, न्यूक्लियोसाइड एज। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है मैं इसको नेक्स्ट चीजों में तोड़ सकता हूं, इनको तोड़ा जा सकता है नाइट्रोजन बेस एंड शुगर्स। बेटा ये क्या है अभी आपको नहीं जरूरी, अभी आप इसको याद कर लीजिए। जब हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके केमिकल नेचर, प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। हमने न्यूक्लियोसाइड को समझा कि आप 2 फॉर्म्स में आगे भी तोड़ सकते हैं, बाय न्यूक्लियोसाइड एज की मदद से। और जब आपने इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन किया तो आपके पास आए नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर्स। शुगर्स कौन कौन से आ सकते हैं, ये बात पे डिपेंड करता है कि आपने पहले डीएनए को तोड़ा या आरएनए को। अगर आप तोड़ रहे हैं बेटा आरएनए को तो जो शुगर आपको मिलेगी वो राइबोस शुगर होगी, और अगर आप डीएनए को तोड़ रहे हैं तो आपके पास होगी डीऑक्सीराइबोस, ये मोनोमर्स होते हैं। और नाइट्रोजनस बेसिस किस किस टाइप के हो सकते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस बेटा आपके पास प्यूरिन्स हो सकते हैं और पायरिमिडीन्स हो सकते हैं। Purines and pyrimidines are 2 classes, 2 types, और इनके प्यूरिन्स के एग्जाम्पल होते हैं एडेनिन, गुआनिन, एंड पायरिमिडीन के एग्जाम्पल होते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। ऑल्सो जब मैं बात करता हूँ आरएनए की, तो आरएनए में थाइमीन नहीं मिलता, आरएनए में थाइमीन की जगह जो मिलेगा हमें यूरेसिल। ये बात शायद अभी आपको समझ ना आए, लेकिन आपको इसको अभी इस तरीके से याद करना है। एंड आफ्टर वी कवर द नेक्स्ट चैप्टर्स एंड जैसे जैसे हम इस अपने कोर्स कंटेंट में आगे बढ़ते रहेंगे आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो बेटा यहाँ तक हमने स्टार्टिंग करी बकल कैविटी से और फिनिश किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे हमने प्रीडोमिनेंट डाइजेशन को कंप्लीट किया। अगर हम एक एनसीईआरटी का छोटा सा लुक लें तो एनसीईआरटी की कुछ लाइंस को हम स्टडी करते हैं। Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. जो the pancreatic juice contains inactive enzymes, मैंने आपको प्रो एंजाइम्स बोला था, ये inactive enzymes कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। ये तो 3 इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स थे, सिर्फ ये 3 की बात हो रही है। ये 3 थे बेटा, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग थे। इसके अलावा अमाइलेजेस बिल्कुल एक्टिव है, लाइपेजेस टोटली एक्टिव फॉर्म एंड न्यूक्लिएजेस एक्टिव फॉर्म। याद रखना है जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग हार्मोन एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो होते हैं ये बेटा एंजाइम्स ही, ओनली दीज आर released as inactivated forms। इन्हीं को आप inactivated forms में रिलीज करते हो, बाकी को आप activated रिलीज कर सकते हो, यानी अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस एक्टिवेटेड फॉर्म में जाएंगे। ट्रिप्सिनोजन is activated by enzyme enterokinase, हमने स्टडी किया। ट्रिप्सिनोजन को आपको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है और आपको यहाँ पे एंटेरोकाइनेस चाहिए, और which in turn ट्रिप्सिनोजन, पढ़ते हैं इस बार को, ट्रिप्सिनोजन is activated by enzyme enterokinase secreted by the intestinal mucosa into active trypsin, यानी ट्रिप्सिनोजन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन में। और ये ट्रिप्सिन क्या कर सकता है? which in turn activates the other enzyme in the pancreatic juice। clear? Also the bile which is released into the duodenum contains the bile pigments, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol and phospholipids but no enzymes। ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो आपके पास पेनक्रियाज है एंजाइम बनाएगा, स्टमक बनाएगा एंजाइम, बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स एंजाइम बनाएंगे, बट आपके पास जो ये बाइल जूस है एंजाइम्स नहीं बनाता है। बाइल जूस में बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें मिलती है अपने को, लेकिन
अभी तक हमें यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं मिला है, इट हैज नो एंजाइम्स। याद रखिए बेटा, बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, किस तरीके से ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल माइसील, और ये बात हमने स्टडी करी है विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफिकेशन में प्रोसेस में करता है। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जिस लाइन को कोई भी बच्चा, हर एक बच्चे भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस। ये बेटा बात बहुत जरूरी है, लाइपेजेस बाइल इनको एक्टिवेट करता है, सीक्रेट नहीं कर रहा है, इनको एक्टिवेट करता है। ओके, एनसीईआरटी में बेटा आपके पास इस तरीके से रिएक्शंस मेंशन्ड है कि देखो यहाँ पे पेनक्रियाज के एंजाइम्स काम करेंगे तो उसको डाइपेप्टाइड्स में कम करेंगे, और फाइनली डाइपेप्टाइड्स के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन काम करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट कर देगा किस चीज़ के अंदर, अमाइनो एसिड्स में कर देगा। डाइपेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए जो है आपके पास एंजाइम बनेगा वो बनेगा डाइपेप्टाइडेजेस। इस तरीके से अपने पास पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। फिर हमने सारे के सारे अब ये ऑब्जर्व किया, ये सारा का सारा सेगमेंट आप ऑब्जर्व करते हो फॉर पेनक्रियाज। नाउ दिस एरिया इज ऑब्जर्व फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टोरी समझी, और फिर हम देखते हैं कि आगे प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। कहता है द ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, द ब्रेक डाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर्स इन द डुओडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 3 हिस्से पढ़े थे हमने, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ये जितना ब्रेक डाउन है ये डुओडेनम रीजन के अंदर हो रहा है। दिस सिंपल सब्सटेंसेस thus formed are absorbed, कहाँ पर बेटा, जेजुनम एंड इलियम। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि विलाई की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी, इट विल बी प्रिडोमिनेंटली इन द डुओडेनम, सॉरी इन द जेजुनम एज वेल एज इन द इलियम, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना है। देखिए डुओडेनम इज एरिया ऑफ एक्टिव डाइजेशन एंड सम एब्जॉर्प्शन. The rest of the area, the jejunum and the ileum, predominantly concerned with the absorption, hence have a very high amount of surface area because of large number of villi and microvilli. यहाँ तक क्लियर? The जितना undigested और unabsorbed food है are passed into the large intestine. अब खाना जितना पच चुका है, हो चुका है, अब इनको कहाँ भेजा जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन. फिर नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि क्या लार्ज इंटेस्टाइन केमिकल डाइजेशन करता है? तो एनसीईआरटी में आंसर करता है नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन. यानी लार्ज इंटेस्टाइन कोई खास डाइजेस्टिव एक्टिविटी कर नहीं रहा है, और इसका मेजर काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स. समझ आया? यानी लार्ज इंटेस्टाइन केमिकल डाइजेशन तो नहीं करेगा, प्रिडोमिनेंटली ये चीज़ों की, वाटर की, मिनरल्स की और सर्टेन ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन में करेगा. ऑल्सो म्यूकस रिलीज करेगा. देखिए जो खाना आपने खा के पचा दिया और पचाने के बाद एब्जॉर्ब कर लिया, वो तो हमारी बॉडी ने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा भी तो खाना है जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, या ऐसा खाना जो डाइजेस्ट होगा नहीं, तो वो खाना किस में कन्वर्ट होगा, दैट फूड विल बी कन्वर्टेड इनटू फीसेस. तो फीसेस बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड का बना. तो अब हमें इस क्या करना है, हम इस फीसेस को कोहेरेंट फॉर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक एडहेयर करके एक आपके पास स्ट्रक्चर बनाना है. तो इसके लिए किस लार्ज इंटेस्टाइन किसको रिलीज करती है, म्यूकस. म्यूकस which helps in adhering the waste together and lubricating it for an easy passage. यहाँ तक हमें कहानी क्लियर हुई? तो बेटा यहाँ तक हमने स्टडी किया डाइजेशन, केमिकल एंड फिजिक. डाइजेशन होने के बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं? 5 स्टेप्स क्या थे बेटा? इंजेशन पढ़ लिया हमने, इंजेशन के बाद डाइजेशन पढ़ लिया हमें, अब हमें पढ़ना एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एसिमिलेशन एंड इसके बाद फाइनली इजेशन. तो यहाँ तक की कहानी इस लेक्चर में फिनिश हुई. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सी यू एंड विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, इजेशन एंड एसिमिलेशन. थैंक यू सो मच.